2019 से मेरा एक सपना था कि ड्रेस के पीछे इंडिया लिखवाना है और ब्लैक बेल्ट पहननी है। तो जब वहाँ पहन के मैं मैट के पास खड़ा था और जब उन्होंने नाम अनाउंस किया अंशुमन शर्मा रिप्रेजेंटिंग इंडिया, लाइक उस टाइम तो मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे थे। 2023 में मेरे को आर्म इंजरी हो गई थी, मेरी एक्चुअली काफ़ी सीरियस इंजरी थी ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो उसके बाद डॉक्टर ने उसमें हमको सजेस्ट किया कि अब आप कभी भी जूडो नहीं खेल पाओगे, बेड रेस्ट ही टोटली। तो मैं क्या करता था ना कि जैसे ही घर पे कोई नहीं है तो मैं एक ही हाथ पे पुशअप्स लगाने शुरू कर देता था। उन्होंने मेरे को 1.5 साल की बेड रेस्ट दी थी, बट आफ्टर 6 मंथ्स मैंने कोच सर से बात की। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू आ प्रैक्टिस पे। 2024 में यूथ लीग हुई थी, हमारी नेशनल यूथ लीग, जो कि एशियन चैंपियनशिप की सिलेक्शन थी। वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। मैं थक चुका था नेशनल में सिल्वर ब्रॉन्ज देख देख के, तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, अब इस बार तो गोल्ड लाना है कुछ भी करके। टेक वन देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, वी द चेंज मेकर का एक और एपिसोड लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। आपको बता दें कि हम इंसानों के अंदर कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है, लेकिन उस कमी को अपना हथियार बनाकर कामयाबी की जो कहानी लिखे, असल में वही खिलाड़ी है। और ऐसा ही एक होनहार जाबाज खिलाड़ी हमारे साथ इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो असल में चेंज मेकर है। नाम है अंशुमन शर्मा। अंशुमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम कि आपने हमें बुलाया अपने स्टूडियो में। कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप बताइए। बढ़िया जी। चलिए, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अंशुमन शर्मा है और मैं एक पैरा जूडो एथलीट हूँ। और मैं अपने कोच श्री सूरजभान सर जी का स्टूडेंट हूँ। उनके थ्रू मैंने अंडर 2017 से ट्रेनिंग करना स्टार्ट की थी, एंड 2019 में मैंने अपना फर्स्ट नेशनल खेला था 35 वेट कैटेगरी इन हैदराबाद। वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल था। उसके बाद जब कोविड-19 आ गया तो हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाई और नेशनल भी नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन लग रखा था। तो उसके बाद 2022 में मैंने अपना दूसरा नेशनल खेला, जो कि राजस्थान गंगानगर में हुआ था। वहाँ पे मेरा 50 केजी में ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद 2023 में मेरे को आर्म इंजरी हो गई थी, मेरी एक्चुअली काफ़ी सीरियस इंजरी थी ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो मेरे को थ्रो लगी थी, तो मेरे को आर्म इंजरी हो गई थी, मेरी पूरी बाजू क्रैक हो गई थी बाजू। तो उसके बाद डॉक्टर ने उसमें हमको सजेस्ट किया कि अब आप कभी भी जूडो नहीं खेल पाओगे, क्योंकि अब आपकी बाजू में रॉड डल गई है, तो आप ज़्यादा पावर वगैरह गेम नहीं कर सकते। तो उसके बाद बट जब मतलब मैं बेड पे होता था, बेड रेस्ट ही टोटली, तो मेरे दिमाग में मेरे से ना ऐसे बेड पे लेटा नहीं जाता था। तो मैं क्या करता था ना कि जैसे ही घर पे कोई नहीं है, तो मैं एक ही हाथ पे पुशअप्स लगाने शुरू कर देता था। क्या बात है! तो उसके अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते थे। और जब मैं एक्चुअली रील्स वगैरह देखता था, तो मेरे को रील्स भी ऐसे काफ़ी मोटिवेटिव ऐसे आती थी। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा जो कि ड्यूरिंग अपनी एक इंजरी के बाद भी अपनी कंट्री के लिए कुछ करते हैं। तो उसके बाद मैंने अपने कोच सर से बात करी, तो उन्होंने मेरे को 1.5 साल की बेड रेस्ट दी थी, बट आफ्टर 6 मंथ्स मैंने कोच सर से बात की। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू आ प्रैक्टिस पे। तो मैं प्रैक्टिस पे गया, दिसंबर से मैंने दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करी। उसके बाद 2024 में यूथ लीग हुई थी, हमारी नेशनल यूथ लीग, जो कि एशियन चैंपियनशिप की सिलेक्शन थी। वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके बाद जो मेरी अगली नेशनल हुई, मैं क्योंकि बिकॉज़ मैं थक चुका था नेशनल में सिल्वर ब्रॉन्ज देख-देख के, तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, अब इस बार तो गोल्ड लाना है कुछ भी करके। अच्छा। तो फिर मैंने अपने कोच सर से बात करी कि कोच सर, इस बार मेरे को कुछ नहीं कुछ पता, मेरे को बस गोल्ड लाना है अब कैसे भी करके। कोच सर ने बोला आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो फिर कोच सर ने बोला कि बस जैसे मैं बोलूँगा वैसे करूँगा। मैं कहा कोई बात नहीं सर, मैं करूँगा। कोच सर ने मेरे को बोला तू सुबह भी प्रैक्टिस पे आना है, शाम को भी प्रैक्टिस पे आना है, डाइट अच्छी रखनी है और जैसे मैं बोलूँगा वैसे करना है बस। तो जैसे कोच सर ने बोला मैंने वैसा किया और फाइनली 2025 फरवरी में मेरा फर्स्ट गोल्ड आया 62 यूथ वेट कैटेगरी में। क्या और उसके बिहाफ में मेरी सिलेक्शन हुई वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में अस्ताना कज़ाकिस्तान में, और वहाँ पे मैंने अपना इंडिया को रिप्रेजेंट किया। काफ़ी प्राउड फील हुआ मेरे को, बिकॉज़ 2019 से मेरा एक सपना था कि ड्रेस के पीछे इंडिया लिखवाना है और ब्लैक बेल्ट पहननी है। तो अच्छा। जब वहाँ पहन के मैं मैट के पास खड़ा था और जब उन्होंने नाम अनाउंस किया अंशुमन शर्मा रिप्रेजेंटिंग इंडिया, लाइक उस टाइम तो मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे थे। अच्छा। हुँ। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अंशुमन को आ, मैं कमी नहीं कहूंगी, क्योंकि
इस खिलाड़ी ने उस अंधेरे को अपनी ज़िंदगी के उजाले में तब्दील किया है। अंशुमन को आँखों से दिखाई नहीं देता है। तो अंशुमन ये शुरुआत से ही ऐसा था या मतलब बाद में कोई आपके साथ मिसहैपनिंग हुई है? एक्चुअली जब मेरा बॉर्न हुआ 2006 में, तो उस टाइम जब डॉक्टर ने जब बॉर्न हुआ, डॉक्टर ने मुझे बोला कि इनकी आईज़ में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने डॉक्टर्स को कंसल्ट वगैरह किया, तो उस टाइम आया कि मेरे को कंजेनिटल ग्लोकोमा है। अच्छा। तो उस टाइम कोई इतना अच्छा गाइड करने वाला मिला नहीं। तो हम मेरे पेरेंट्स जो थे रेगुलर मेरे ऑपरेशंस वगैरह ऑपरेट वगैरह करवा रहे थे। तो उसके बाद ना मेरे को थोड़ी बहुत विज़न आई, अराउंड 30 टू 40%। तो उसके बाद वो विज़न थी मेरे को, बट मेरे को जब तक ऑपरेशंस करवाने पड़ रहे थे तब तक ही वो विज़न थी। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो मेरे को शंकर नेत्रालय ले गए, जो चेन्नई का एक हॉस्पिटल है, वो एशिया में नंबर 2nd पे आता है आई स्पेशलिस्ट में। तो वहाँ पे जब उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कराया, तो उन डॉक्टर्स से मेरे को बोला कि अगर आप इनका ज़्यादा ट्रीटमेंट्स कराओगे तो इनके ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अच्छा। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कोई बात नहीं, अगर विज़न नहीं आ रही, ब्रेन तो ठीक है ना। तो उसके बाद मतलब बिकॉज़ मैं काफ़ी वीक हो गया था, क्योंकि आपको पता है जब ऑपरेट होता है एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं बेहोश करने के लिए, तो मैं काफ़ी वीक हो गया था। बट उसके बाद जब कोच सर मिले, तो उसके बाद कोच सर ने वर्कआउट वगैरह करवाया, फिर से फिट हुए, फिर से खेलना शुरू किया और आज यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है अब। एक इरिटेशन होती है जब आपको सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिखता है ना? और उस ब्लैक को अपने लाइट में कैसे तब्दील मतलब कैसे दिमाग में आया कि मुझे गेम की तरफ मुझे क्योंकि आपकी तो एज भी बहुत छोटी है तो किसी ने आपके दिमाग में ये चीज डाली कि तुझे स्पोर्ट्स को लेकर जाना चाहिए जहाँ खुद में ही अपने आप को लगा? एक्चुअली मैम, जैसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी ना, कि अब एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है ना? अब देखो, जैसे कोई भी डिसेबिलिटी है उसको ना, जैसे मान लो अगर कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है ना, तो उसको क्या चाहिए होता है? राइटर। अच्छा। क्योंकि अब एज़ अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कोई इंसान खुद पेपर नहीं लिख सकता, बिल्कुल। उसको राइटर चाहिए पड़ता है। तो अब मैं सोचा कि मेरे से तो भाई ऐसे किसी की मन्नतें तो नहीं करनी होती कि भाई मेरा पेपर लिख दो, या ये कर दो, वो कर दो। तो मैंने उस टाइम ठान लिया था कि मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि मेरा पेपर लिख दो। मैं खुद स्पोर्ट्स में जाऊँगा और वहाँ पे जाके अपना करियर बनाऊँगा, बिकॉज़ हमारे स्टेट में जे-एंड-के में लैक ऑफ फैकल्टीज़ इतने अच्छे, मतलब यहाँ पर रीज़निंग, मैथ वाले टीचर नहीं हैं अभी तक, कि जो आगे वाले लेवल पे, जैसे यूपीएससी लेवल जो होता है, उसके लेवल पे हमें टीच कर सकें। बाकी ब्रेल टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बाकी जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। बट जैसे कि बाहर की स्टेट्स हैं, वहाँ पर बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो फिर मैंने उस टाइम से सोच लिया था कि पढ़ाई में तो इतना स्कोप नहीं है। अगर अब मेरे को मेरे कोच सर मिले हैं, तो मेरे को अब स्पोर्ट्स में कुछ करना है, कुछ भी करके। कोच सर से कैसे मुलाकात हुई? एक्चुअली जब हम स्टार्टिंग में कुश्ती पहलवानी वगैरह खेलते थे, इतनी नॉलेज थी नहीं, तो क्रिकेट वगैरह सभी स्पोर्ट्स में था मेरे को। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही स्कूल गया हुआ था, तो मेरे को ना मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पे ना एक कोच सर आते हैं, वो जूडो वगैरह सिखाते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी आज इंट्रोडक्शन करूँगा। उस टाइम मैं 6th में था, अच्छा। तो 5th-6th में था, तो मैंने बात-शात करी। तो पहले 2 साल तो मेरे को घरवालों ने जाने नहीं दिया अपने से दूर, कि नहीं तू छोटा है, नहीं जाना, लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो 7th में क्या हुआ कि मैं ज़िद करके चला ही गया खेलने। अच्छा। चला गया, तो बस उसके बाद से स्टार्टिंग में तो ये था कि फ्रेंड्स वगैरह जाते थे, एन्जॉय वगैरह करेंगे, टूर वगैरह लाएँगे, स्टेट वगैरह घूमेंगे आगे-पीछे बस। बट उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता एक अंदर से इतना वो जुनून बिल्ड हो गया कि बस अब पैरालंपिक्स खेलना है 2028 वाला। उसके लिए जितने भी क्वालीफाई राउंड्स होते हैं, जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, उसके बाद एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओपन वर्ल्ड टूर्नामेंट, जितने भी क्वालीफाई राउंड्स हैं, ग्रैंड प्री, ग्रैंड स्लैम, सब में मेडल मारना और वर्ल्ड रैंक में अपना नाम लाना है। बस उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करना है बस। तो कैसा लग रहा है? अभी तो मैम ये तो सिर्फ एक बड़ा सिली सा क्वेश्चन हो जाता है जब किसी को पूछो कैसा लग रहा है, बट फिर भी कैसा लग रहा है? अभी तो मैम सिर्फ शुरुआत है। अभी तो कुछ नहीं है, बस जब तक अब ओलंपिक्स में मेडल नहीं आएगा, मैं शांत नहीं होऊँगा। पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट है? पेरेंट्स ने तो अभी तक काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए। स्टार्टिंग में था थोड़ा बहुत कि लग जाएगी ये वो, जब बाजू टूटी थी तब भी बोल रहे थे कि नहीं अब नहीं खेलनी ये वो। बट उसके बाद जब मेडल आए ना, उसके बाद फिर वो हो गया, चलो ठीक है खेल लो, कोई बात नहीं। कौन-कौन है परिवार में? मेरे मदर हैं, वो हाउसवाइफ हैं, मेरे फादर हैं, वो इंडियन आर्मी रिटायर्ड हैं अभी, अच्छा। और मेरा छोटा भाई है,
वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करता है मेरी वीडियो एडिटिंग में, और भी मेरे फ्रेंड सर्कल्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, हमेशा हम साथ में होते हैं स्टेडियम में, जिम में, हर टाइम साथ होते हैं। अच्छा, मतलब वीडियो एडिटिंग से मतलब कि आपने कोई अपना चैनल या वैसा कुछ क्रिएट या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, और यूट्यूब भी अभी थोड़े टाइम बाद शुरू करूँगा, बट अभी नहीं किया। मतलब जो मोटिवेशन आपको मिला, आप चाहते हो दूसरे भी आपसे इंस्पायर लाइक मैम, अब जैसे एक सोसाइटी है ना, ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग ब्लाइंड हैं वो सभी जूडो खेलते होंगे, है ना? या किसी डिसेबिलिटी से जूझते होंगे। मेरा एक ये है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने अपनी लाइफ में फेस करी, है ना? वो कोई और पर्सन ना करे। वो भी बाहर आए, वो भी अपनी कंट्री के लिए मेहनत करे और मेडल लाए। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपको शायद से इंडियन ऑयल ने अपना एम्बेसडर हाँ, एक्चुअली मैम, अभी कुछ टाइम पहले 2024 में फॉर्म्स निकले थे इंडियन ऑयल दिव्य शक्ति पैरा एथलीट स्कीम। तो वहाँ पर मैंने फॉर्म भरा था अपना, तो उसमें मैंने अपनी अचीवमेंट्स वगैरह लगाई थी। तो उसके बाद मेरे को उनकी तरफ से कंफर्मेशन आया है कि हाँ, हमने आपको एज़ अ एथलीट अडॉप्ट किया है अच्छा, ऑयल में। तो जब मैंने चेक किया तो कुल इंडिया के 4 जूडो प्लेयर्स अडॉप्ट हुए हैं, जिसमें से मैं इकलौता ब्लाइंड प्लेयर हूँ जम्मू कश्मीर से। बढ़िया। और वो मेरे को एनुअली 3,50,000 रुपीज़ पे करेंगे पर मंथ, 20,000, और हर साल जूडो ड्रेस के लिए 50,000 एक्स्ट्रा, और कोई इंजरी वगैरह होगी तो भी वो पे करेंगे, और अगर मैं कोई टूर्नामेंट खेलने जाऊँगा उसका भी वो 20,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो स्टडीज़ का क्या है अभी, क्या कर रहे हैं आप? स्टडीज़ तो एक्चुअली मैम मैंने पिछले साल ही ड्रॉप कर दी थी, बिकॉज़ मेरा इतना पढ़ाई में दिल वगैरह नहीं लगता था। बट अभी आगे सोचूँगा कि हाँ, अब कुछ करना है, बिकॉज़ ग्रेजुएशन तो करनी है, अब घर वाले भी बोल रहे हैं, तो मैं लॉ की तरफ सोच रहा हूँ, या कोई पीएचई वगैरह में ही ग्रेजुएशन करने का। ओके, तो क्या स्पोर्ट्स को लेके फर्दर क्या प्रोग्राम्स हैं आपके, क्या प्लानिंग्स है? स्पोर्ट्स को लेके तो मैम यही है कि बस आगे अब मेडल मारना है पैरालंपिक्स में। पैरालंपिक्स में? यस मैम। उड़ान भरी है तो दूर तक जाएँगे, है यस ना? मैम। अंशुमन जैसा आपने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जिसमें कोई डिसेबिलिटी हो, तो वो स्पोर्ट्स में ही जाए, वो कुछ और भी कर सकता है। यस मैम, तो बिल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनमें डिसेबिलिटी भी नहीं होती है बट ज़िंदगी से थक जाते हैं, हार जाते हैं। एक छोटी-सी हार उन्हें निराशा की तरफ लेकर चली जाती है। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे यूथ को जो आजकल निराश हो के या कह सकते हैं शौक-शौक में ही नशे की तरफ भी जा रहे हैं, तो इस तरह से भटके हुए यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा? एक्चुअली मैम, मुझे लगता नहीं है कि कोई थक-हार के कोई चीज़ को छोड़ता है, क्योंकि वो इंसान का अपना पर्सनल माइंड होता है ना, कि आप उसको जिस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि इंसान को ना डर होता है, टेंशन होती है कि मैं अगर इस पाथ पे जाऊँगा तो मेरे को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक तरफ ये है, ये इस तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग होते हैं कि जिन्होंने ठान लिया कि हाँ भाई, मैंने कुछ करना ही नहीं है। ओके, तो अब एक तरफ जिनको डर लगता है कि हाँ, कि अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए एक ही लाइन है, तू फ़िक्र करता है क्यों, फ़िक्र से होता है क्या? आज कर तू अपने पे भरोसा और कल देख होता है क्या? क्या बात है! बहुत बढ़िया। और जो लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, जो दूसरे मेंटालिटी के लोग हैं, तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर जिस दिन आपको अपने नाम का नशा हो गया ना, कि अपने देश को मेडल लाके देना है, इस चीज़ का नशा हो गया, बस उस दिन भारत ओलंपिक्स में जैसे बाकी कंट्रीज़ मेडल मार रही है ना, जिनके 2-200 250-250 मेडल्स हैं, भारत के भी एक दिन ऐसे ही आएँगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अंशुमन खुद एक चेंज मेकर हैं, सोसाइटी के लिए जो एक पॉज़िटिव मैसेज इन्होंने दिया है, वो तो है ही है, लेकिन इनका जज़्बा है देश सेवा का और ये देश सेवा कर रहे हैं एक खिलाड़ी के तौर पर और ये चाहते हैं कि भारत का नाम विश्व पटल पर चमके। कैसा रहा आज का ये अंक हमें ज़रूर बताइएगा, फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।